सर आपसे एक चीज पूछनी थी। जी कहिए। सर मुझे ये पूछना था कि जो बीई का पेपर होता है, यानी कि जो मेरा पूरा कोर्स होगा उसके अंदर थ्योरी कितने परसेंट होगी और बाकी दूसरे जो न्यूमेरिकल स्टाफ होंगे वो किस तरह के कितने देखिए परसेंट मिड होगा? टर्म तक हम जितने काम कर रहे हैं, इस वक्त स्टार्टिंग क्लासेस है तो हम कुछ थ्योरेटिकल चीजें देखते हैं और आज से ही हम जो है फिर सर्किट्स का एनालिसिस शुरू कर देंगे। सर्किट एनालिसिस वाली जितनी चीजें हैं उनमें कोई भी थ्योरी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, राइट। सो और यस ना सर। ही उसमें हम थ्योरी को एज सच को खास कवर कर रहे होंगे, हम चीजों का एनालिसिस करने की टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे और वो इट्स मैथ्स रादर देन सॉल्व समथिंग लाइक सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सर्किट को एनालिसिस करते हुए बनेगी वगैरह वगैरह। तो हम इस किस्म का काम मिड टर्म तक कर रहे होंगे। तो मिड टर्म तक आपके पास तो थ्योरी 10% ही हम कवर कर रहे होंगे इन मिड टर्म के कोर्स के अंदर, और वो भी उसकी भी लेस प्रोबेबिलिटी आपसे एग्जाम में पूछी जाए। वजह ये होती है कि थ्योरी के अंदर जो है फिर आपसे के चीटिंग के चांसेस ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर बढ़ जाते हैं। अगर एग्जाम स्टिल ऑनलाइन ही होते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग के चांसेस थ्योरी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो वो फिर अवॉइड ही की जाएगी या कम से कम रीफ्रेश करके इस अंदाज में आपसे पूछी जाएगी कि चीटिंग के चांसेस जो है कॉपिंग के चांसेस कम से कम हो जाए। मिड टर्म के बाद जो अक्सर टॉपिक है वो थ्योरेटिकल ही है, यानी हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वो डिवाइसेस बनती कैसे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे और जो कि फिक्स्ड हैं, जो कि चेंज नहीं होती हैं। तो हम उनसे फिर आपके कोशिश करेंगे मिड टर्म के बाद वाले चीजों में से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लॉजिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाएं, सो दैट जो है वो हर स्टूडेंट अलग आंसर दे सके और कॉपिंग के चांसेस भी, कॉपिंग हो तो हम जो है उसको फिर पेनलाइज भी कर सकें, राइट। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पिछले सेमेस्टर की तरह जो है आपके पास थ्योरी कम से कम होगी, आपके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें, इन चीजें याद करने से काम नहीं बनेगा। ऑल्दो मिड टर्म के बाद जो सिलेबस है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकली है, उसमें चंद एक ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपके पास आएंगे जरूर लेकिन कम होंगे। लेकिन बहरहाल हम उस थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपसे कम लॉजिकल थ्योरी के अंदाज में पूछेंगे, सो दैट कॉपिंग कम से कम, राइट। होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Okay, how many participants are there? 27. So we were discussing about the semiconductor. Semiconductor ऐसे materials हैं जो नॉर्मल कंडीशन में तो कंडक्ट नहीं करते, इनसे यानी जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया या और कोई हमारे पास ग्रुप 7 के जो यानी पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, ग्रुप 7 के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। सो इस ग्रुप के कोई और मटेरियल्स भी हो गए, वो सब के सब जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल आम हालत में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, देयरफॉर ये कंडक्शन नहीं करते। लेकिन जो है वो हम क्या करते हैं, कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, यानी इम्प्योरिटी उसी चीज को कहा जाता है, किसी चीज को जैसे दूध में पानी मिलाना है तो ऑब्वियसली ऐसा भी दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा कि जो है वो 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो वो इम्प्योरिटी नहीं गएगी, बल्कि वो पानी को इम्प्योर हमने कर दिया, दूध को इम्प्योर नहीं दिया। तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है मिलियन पार्टिकल्स में जो है हम एक पार्टिकल जो है कोई और मटेरियल का, मोस्टली जो हम इसको आगे जाके तफसील से देखेंगे मिड टर्म के बाद जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाना शुरू करेंगे। तो यानी मिलियन ऑफ द पार्टिकल्स, मिलियन ऑफ सिलिकॉन पार्टिकल के अंदर एक हमने जो है लेट्स से किसी ग्रुप 3 के एलिमेंट का या ग्रुप 5 के एलिमेंट का जो है हम कोई एलिमेंट डाल देते हैं, पर 1 मिलियन पार्टिकल में एक डाल दिया, 1 मिलियन में 2 पार्टिकल डाल दिए, बहुत थोड़ा सा, जिसकी वजह से उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, और जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी होगा और हम इसको तफसील से देखेंगे ये भी, या फिर होल्स जनरेट हो जाते हैं। होल्स आर द वैकेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं व्हिच हैव द पॉजिटिव चार्ज, तो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में जो है वो फिर मददगार बनते हैं, और फिर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो इन शॉर्ट, इन समरी, कंडक्टर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इंसुलेटर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी बहरहाल कंडक्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जो नॉर्मल हालत में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इनको कंडक्ट कराने के लिए हम इनमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, जिसके बाद जो है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये जो है कंडक्शन स्टार्ट करते थे।
होपफुली आई एम क्लियर। कोई अगर सवाल है तो आप पूछ लें। सर एक क्वेश्चन है। जी कहिए। सर आपने कहा है कि कंडक्टर्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह वाटर क्यों इंसुलेटर है? वाटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नॉर्मल जो वाटर हमारा प्योर वाटर होता है उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हमने ये बात की ना कि कोई भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उस एलिमेंट या मॉलिक्यूल, वाटर इज अ मॉलिक्यूल H2O, दो हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, उसका कॉम्बिनेशन ये मॉलिक्यूल है। तो उसके पास नॉर्मल हालत में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर। सॉल्ट होने की वजह से उसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उसकी वजह से जो है कंडक्ट कर पाता है। दानियाल मिर्जा हमारी क्लास में सब मौजूद हैं क्या? ओके, दानियाल सर जी जी मौजूद हैं। सर जी बिल्कुल। आपकी एक ईमेल आई है कि आपके पास ये रिसीव नहीं हो रहे ऐसे SMS, राइट? जी सर जी। सो आपका ये फोन नंबर है। इस इशू को मैं तो नहीं सॉल्व कर सकूंगा दानियाल, आपको MIS डिपार्टमेंट से जो है वो कांटेक्ट करना होगा। MIS का आपको कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर भी मिल जाएगा, उनकी मोबाइल नंबर्स भी होपफुली अब तक उन्होंने ईमेल पे जो है वो आपका जो ये नंबर है आप इसको भी चेक किए। कन्वर्टेड नंबर तो नहीं है, एक इशू हमारे पास ये भी आता है। नहीं सर, मैंने ईमेल भी की थी MIS पे, लेकिन कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ था वो इशू। अच्छा, रिप्लाई आ गया था MIS से आपके पास? कोई रिप्लाई नहीं आया था। रिप्लाई भी नहीं आया। ओके सो अच्छा, आपका ये नंबर कन्वर्टेड भी नहीं है? ऐसा भी नहीं है ना कि किसको नंबर मिसाल के टेलीनॉर गया था फिर आपने यूफोन में कन्वर्ट करा? नहीं सर, कन्वर्टेड भी नहीं है। अच्छा, एक काम आप और करिएगा अपनी LMS की सेटिंग में बाद में जाके, और इसमें देखिएगा आपका यही नंबर नोट हुआ है, नंबर के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो ये सर वो आप भी खुद चेक कर लीजिए सर, तो यही LMS नंबर पे है? जाके। जी बिल्कुल यही नंबर है। अच्छा, आपके पास लास्ट क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था? इस क्लास का आ गया है? इसका भी नहीं आया सर। इसका भी नहीं आया। अच्छा, बाय द वे अब आप लोगों ने नोटिफिकेशन का, लेकिन ये अच्छी बात है आप अपने SMS को तो करेक्ट करा लें। सबके लिए बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना आपने क्लास के लिए। अब जो ये हमने आपके पास LMS के ऊपर लिंक क्रिएट कर दिया है, इसी के थ्रू हम थ्रू आउट द सेमेस्टर हम लॉग इन होने की कोशिश किया करेंगे। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो मैंने आपको जो अल्टरनेटिव क्रेडेंशियल्स दे दिए हैं। अगर LMS ही अवेलेबल नहीं होगा, इसके अलावा किसी और सूरत में नहीं। अगर LMS चल ही नहीं रहा तो फिर हम जो उस मीटिंग आईडी और पासवर्ड से लॉग इन हो जाया करेंगे। एल्स तमाम केसेस के अंदर हम इसी लिंक से, तो आपने SMS का किसी क्लास के लिए, आप सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इंतजार नहीं करना। आपने जस्ट LMS पे जाना है और उस लिंक को, यानी मैं 3-4 क्लासेस के बाद SMS करना भी छोड़ दूंगा क्लास के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब आपके लिए होगा कि आप LMS के जरिए से ही लॉग इन होना है आपका। लेकिन आपका ये इशू जो है बहरहाल सॉल्व होना चाहिए दानियल। और आप कह रहे हैं आपने MIS को ईमेल भी कर दी है, और आप एक काम और ये कर लें कि उनका फोन नंबर आपको वेबसाइट पे नहीं मिला MIS के? जी मैं फोन ट्राई नहीं किया था, लास्ट ऑप्शन यही है कि वो भी कर लूंगा। अच्छा, फोन मोबाइल नंबर वहाँ पे अवेलेबल है? कीट का नंबर होगा तो वो तो डेफिनेटली इस वक्त नहीं मिल सकेगा। मोबाइल नंबर था, आपने चेक किया था? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं था, वो एक लैंडलाइन नंबर जो था वो था। आप रीचेक कर लें, वो लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है। कीट में कुछ ना कुछ स्टाफ तो होता है, लेकिन MIS आई डोंट नो कि वो जो है वो इस वक्त कैंपस में होता है नहीं होता। आप उस पर ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई बात ना बने ना तो आप जी मुझे फिर ईमेल पे ही बता दिएगा। आई विल ट्राई कि मैं फिर आपके केस को फॉरवर्ड कर दूं, या फिर आपको MIS डिपार्टमेंट में से किसी का जो है वो मोबाइल नंबर जो है मैं आपको दे दूं। ओके, थैंक यू। Okay, so we were talking about electronics. It's chat के ऊपर 3 messages हैं। सर क्लास की ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? 12:30 क्योंकि आज तो जी आज काफी लेट हो स्टार्ट कर सके। हमने बात पहले भी की, उसकी वजह यही बनी कि हम जो है वो स्टिल देयर इज एन एम्बिग्यूटी कि हम किस तरह क्लास स्टार्ट करें, और लेकिन बहरहाल अब हम LMS के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। तो वो पिछली वाली 12:55 है। नहीं 12:55 आपके पास कहाँ से? वो कोई टाइम टेबल आ रहा होगा आपके पास सेशन वाला शायद। LMS पे आ रहा है टाइम टेबल, जो अभी तक मेरे ख्याल में वही है। LMS पे जो टाइम टेबल आ रहा है ना, क्या आ रहा स्केड्यूल, है? उसमें लिखा हुआ है कि 12:55 12:55 पे क्या स्टार्ट। चीज स्टार्ट हो रही है आपकी? 4th क्लास?
नहीं मतलब स्टार्टिंग टाइम जो आ रहा है ना वो 12:55 आ रहा है क्लास का जो टाइम, वेडनेसडे और मंडे। एक्चुअली ये ऑप्शन आई डोंट नो, मैं इसको भी फिर हाईलाइट करके आगे एलएमएस पे फॉरवर्ड करता हूँ, ये क्यों से सॉल्व नहीं हुआ। 4-5 सेमेस्टर पहले हमारे पास ये जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी कि 5 हमारे पास दिन के जो है वो पीरियड्स या सेशंस होते थे, जिसमें से जो अगर फर्स्ट स्लॉट में किसी क्लास है तो फर्स्ट और सेकंड पीरियड में वो क्लास होती थी, फिर थर्ड वाली जो स्लॉट है वो या तो फ्री होती थी या किसी को लैब सेशन भी हो जाता था, और फिर फोर्थ और फिफ्थ जो है वो फोर्थ स्लॉट जो है 12:55 पे हुआ करती थी। बट अब हम QCIS के अंदर हमारा टाइम टेबल अब चेंज हो चुका है, अब सिर्फ 2 स्लॉट्स होती हैं, एक 8:40 से लेके 11:40 तक, दूसरी 12:30 से लेके 3:30 बजे तक की स्लॉट होती है। अगर आपका कोई जो है वो फर्स्ट स्लॉट के अंदर क्लास है तो उसका मतलब 8:40 से 11:40, सेकंड स्लॉट है तो 12 या 12:30 से 3:30 बजे तक की ये स्लॉट है। सो टाइमिंग तो यही है। इफ यू पीपल वांट कि हम थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज कर लें फॉर सम रीजन, अगर किसी की इलेक्ट्रिसिटी या कोई और प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल वो प्रॉब्लम्स को हल करना इतना आसान नहीं होता, किसी एक का प्रॉब्लम होगा तो जो जहां वो सोल्यूशन होगा वहां दूसरे का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकता है। So अगर if you people want, you can ask me. I can think about it and find some solution for this. अच्छा, मैसेज किया है कि LMS से जो मीटिंग आईडी आती है उससे जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं होती, आप जो लिंक दिया है उससे ज्वाइन हुई है। मैंने जो लिंक दिया है साकिब, यस सर। साकिब एक तो आप सबसे पहले एक काम करें, अपने नाम को रीनेम करें, साकिब भाई के नाम से अगर आप आएंगे तो मुझे जो है वो ना ही आपकी क्लास आईडी पता चल सकेगी और जो है फिर ना ही मैं जो आपके अटेंडेंस मार्क कर पाऊंगा। और ओके, दूसरा ये क्या आप क्यूरी कर रहे हैं, LMS से जो मीटिंग आईडी आती है उससे जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं होती? मैं नहीं समझ सका। LMS पे हमने जो है वो आपको सर जो आप LMS पे अकाउंट जो आईडी आप देते हैं मीटिंग आईडी जूम की, मैं उससे ज्वाइन करता हूं तो वो आगे से मेरे को ये बोलते हैं कि ये मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, आप स्टार्ट हुई। कहीं और, हाँ हाँ, आप तो कहीं बिल्कुल। और से दूसरे मीटिंग ज्वाइन की हुई है आपने। हाँ, फिर आपने अब ये मीटिंग कैसे ज्वाइन की? सर ये आप व्हाट्सएप से मुझे लिंक मिला है, उधर से मैंने ज्वाइन की। लिंक आपको व्हाट्सएप से मिला? ये लिंक किसने भेज दिया सर व्हाट्सएप से? ये मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। अच्छा, आपका LMS तो खुला हुआ है ना? LMS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, LMS में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको एक तो मैं बता दूं, ये आप अगर लिंक से आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपके अटेंडेंस लॉक क्रिएट होगा नहीं, तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप जो है वो लिंक से ज्वाइन ना करें क्लास को। आपने क्या काम करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये इशू आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है, दूसरे के पास भी आ रहा है कि हम तो डेली होता है। आप लोग मेरा ख्याल है वो मीटिंग आईडी और पासवर्ड ऑल्टरनेटिव जो शेयर की हुई या पहले जो मैंने शेयर की हुई थी, पहले वाली जो आईडी थी, अब वो तो बिल्कुल डिलीट कर दी है मैंने। यही से मैं कह रहा था, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ तो न्यू टैब पे जाता है, न्यू टैब पे बोलते हैं ये है नहीं, हम दोबारा 2-3 दफा करने के बाद ज्वाइन करी थी मेरे लिए। अच्छा, यानी आप ये जो मैं लिंक हाईलाइट कर रहा हूँ इसी लिंक के थ्रू जाते हैं, ये जो मैंने सबसे टॉप पे बना दी। सर अगर इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करें तो चल जाता है, फौरन से चल जाता है। हाँ, मेरे पास भी कुछ इनिशियली कल की मंडे वाली क्लास में ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने क्रिएट किया, मैंने मीटिंग स्टार्ट भी की थी, चल रही थी मैं, ठीक है, लेकिन वो मीन टाइम के ऊपर नहीं चल सकी थी, इसी वजह से फिर मैंने नई मीटिंग आईडी क्रिएट की, तो आज भी मैंने उसके ऊपर ही कुछ टाइम लगाना पड़ा। और वो वजह यही है कि जैसे ये भी कह रहे हैं, अगर आप पेज रिफ्रेश करें ना दोबारा तो होपफुली चल जानी चाहिए वो, लेकिन आप सबसे यही उम्मीद की जाती है आप LMS के थ्रू लॉग इन करेंगे ताकि आपका वहाँ लॉग भी क्रिएट हो और वहाँ आपकी मिनट्स रिकॉर्ड हो कि आपने कितनी देर क्लास ली है। अगर आप डायरेक्टली लिंक से अगर लॉग इन होंगे तो वहाँ आपके मिनट्स अल्टीमेटली रिकॉर्ड नहीं हो सकेंगे। और अभी तो फिलहाल हम मैनुअल ट्रैक भी रख रहे हैं आपके अटेंडेंस का, शायद किसी ने अटेंडेंस से मुताल्लिक क्यूरी भी की थी, तो इस वक्त हम मैनुअल ट्रैक भी रख रहे हैं आपके अटेंडेंस का, और वो इस तरह के यानी आपकी मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट की जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जैसे इस वक्त 31 जो है वो पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट मौजूद है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और देन जो है फिर हम इसकी बेस के ऊपर आपके
सर ये रीनेम का ऑप्शन आप वो खोल दें ताकि मैं अपना नेम चेंज कर लूँ यहाँ से। रीनेम लॉक किया हुआ है मैंने। यस सर। ओके, अब आप रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप कुछ लोग मुझे और कंफर्म ये करें कि जब आप लोग LMS के थ्रू भी लॉगिन होते हैं तो भी आपके पास वो लिंक अवेलेबल हो जाता है, यानी जो आप लोग कहें ना व्हाट्सएप के जरिए से लिंक मिल गया। सर लॉग जो LMS से बना कि लिंक क्लिक करने में बन रहा है, ये बता दीजिए। लिंक के लिए नहीं बनेगा। अगर आप LMS पे नहीं आएगा वो लॉग जो है ना, अगर आप लिंक से लॉगिन होते हैं तो वो LMS उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेटर क्या मैंडेटरी है आपके लिए कि आप जो है वो LMS के थ्रू लॉगिन करें। तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों के एंड के ऊपर, जब आप LMS से लॉगिन होते हैं तो आपको क्या मीटिंग आईडी की लिंक और क्रेडेंशियल्स भी विजिबल हो जाते हैं क्या? मीटिंग आईडी या मीटिंग पासवर्ड और लिंक अवेलेबल होता है आपके पास? मीटिंग आईडी शो हो रही होती है। अच्छा, इसका मतलब जैसे ये हम सर लिंक कॉपी हो जाता है, आप लिंक कॉपी हो जाता है जब आप उस पे जाते हैं ना, तो फिर लिंक कॉपी हो जाती है, तो उसके अंदर पासवर्ड वगैरह भी डालना नहीं पड़ता हमें अगर डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कर दें। लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। मैंने जो आपकी अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्विच से हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुई। बेसिकली सबसे पहले जो कंप्यूटर्स बने, आपने अपने कंप्यूटर साइंस के 9th क्लास कंप्यूटर साइंस में भी और IICT में भी कुछ जो है जब कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ये बात देखी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच की जो हमारे पास या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टार्ट होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच से होती है और उससे जो है फिर हमारे पास कंप्यूटर जो है वो डिजाइन हुए थे। क्योंकि स्विच कैसा एलिमेंट होता है, यो या तो ऑन स्टेट के अंदर होता है या ऑफ स्टेट के अंदर होता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ऑन स्टेट को हम जो है वो 1 से बाइनरी की और जो है ऑफ स्टेट को 0 से, और कंप्यूटर हमारी जो है किसी बाइनरी या बूलियन लॉजिक 0 1 ऑन ऑफ लॉजिक के ऊपर चल रहा होता है। तो हमारी कंप्यूटर्स की जो स्टार्टिंग हुई वो तो इसी ऑन ऑफ स्विच से हुई और स्विच की मदद से हमने कहा एक चीज को ऑन कर दे दूसरे को ऑफ कर दे। अच्छा ऐसा हो तो ये ऑन हो जाए ये ऑफ हो जाए। तो मल्टीपल स्विचेस की मदद से जो है हम तो मशीन बना पाते हैं कि ये ऑन हो गया ये ऑफ हो गया वगैरह वगैरह, सेंसर्स और स्विचेस की मदद से। तो इनिशियली अच्छा एक हमारे पास नॉर्मल स्विच होता है जो हमारे पास यानी घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैनुअल स्विच होता है, जिसको मैं हाथ से प्रेस करता हूँ डाउनवर्ड ऑन हो जाता है, अपवर्ड प्रेस करता हूँ तो वो ऑफ हो जाता है। इट्स अ मैनुअल स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है? एक ऐसा स्विच जो ये ऑन ऑफ हो, यानी रिमेंबर जो हमने कल भी थोड़ा सा तस्करा किया था, ऑफ स्विच का मतलब क्या होता है? ओपन स्विच, यानी ये कनेक्शंस जो है ओपन है। कुछ हम अगर सिंबल्स की बात करें, स्विच का सिंबल हमने कल भी कुछ एक सर्किट के अंदर देखा तो कुछ इस तरह का सिंबल होता है। यानी स्विच कुछ भी नहीं होता, दो कनेक्शंस होते हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं स्विच ऑन हो गया, और आपस में कनेक्ट ना हो हम डिस्कनेक्ट कर लें तो हम कहते हैं स्विच ऑफ हो गया। तो ऑफ स्विच को हम इवन जो है वो ऑफ स्विच को हम जो है वो ओपन स्विच भी कहते हैं, बिकॉज कनेक्शंस यहाँ पे जो है जैसे आपको दो वायर्स नजर आ रही हैं, ये ओपन नजर आ रही है, तो ऑफ स्विच को जो है हम ओपन स्विच भी कहते हैं। वाइल ऑन स्विच का कैसा होता है? जिसमें ये दो कनेक्शंस जो है वो मिले हुए होते हैं और इसको जो है हम क्लोज स्विच भी कह रहे होते हैं। सो
ऑफ स्विच हमारे पास ओपन स्विच होता है और ऑन स्विच हमारे पास क्लोज स्विच होता है। अक्सर लोग जो है वो इसको जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं कि क्लोज स्विच हो जो है ऑफ स्विच को समझने लगते हैं। सो ऑन स्विच इज क्लोज स्विच, ऑफ स्विच इज ओपन स्विच। सो स्विच जब ओपन होता है हम, अच्छा अब ये ऑन ऑफ या ओपन और क्लोजिंग में स्विच की जो है, एक तो ये कि मैनुअली करूं, हाथ से करूं, और एक ये कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच के अंदर क्या होगा, ये कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल कर रहा हो। मिसाल के तौर पे मैंने जो है अपने घर की लाइट्स को ऑटोमेट करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं रूम में दाखिल हूँ तो मेरे रूम की लाइट्स ऑन हो जाए, उसका लाइट का स्विच ऑन हो जाए। तो अब क्या होगा, एक सेंसर लगा होगा जो ये सेंस करेगा कि मैं रूम में आ गया, तो वो एक सिग्नल स्विच को, इलेक्ट्रॉनिक स्विच को भेजेगा। वो ये सिग्नल एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच को भेजेगा और इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या करेगा, वो इन दो कनेक्टिंग पॉइंट्स को जो है आपस में कनेक्ट करेगा और स्विच ऑन हो जाएगा या स्विच क्लोज हो जाएगा। और जैसे वो सेंसर ये सेंस करेगा मैं कमरे से बाहर चला गया, अब कैसे सेंस करता है, इट्स अनदर स्टोरी। सो वो ये सेंस करेगा कि जो है मैं कमरे से बाहर चला गया, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक एक और सिग्नल भेजेगा टू स्विच ऑफ दिस स्विच, इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच को स्विच ऑफ करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्विच एक ऐसा स्विच है जो मैनुअली काम नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के ऊपर काम करता है। 4 checks to see. शहरियार असगर, डोंट टेक टेंशन फॉर द फर्स्ट क्लास की मैंने एब्सेंट मार्क नहीं किया। सो उसकी आप आज की क्लास के अटेंडेंस के लिए खास तौर पे जो है आप लोग मुझे कोशिश करें, आप एलएमएस के से भी लॉगिन हो रहे हो और सब लोग, और यहाँ पे अपनी नेम और आईडी से ही लॉगिन हो। ओके, ये पहले ही कोई मैसेज है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच इनिशियली कैसे बना, हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर जो है हमारे well it's a long story। और वैक्यूम ट्यूब बेस्ड आपने कंप्यूटर्स के नाम सुना होगा जब कंप्यूटर्स की बात की, तो एक्चुअली पहले हमारे पास स्विचेस कैसे होते थे, ये हीटिंग एलिमेंट बेस्ड स्विच होते थे। आपने फिजिक्स में भी सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी आप करते थे कि हम किसी जब प्लेट को हीट करते हैं तो वो इजेक्ट करता था इलेक्ट्रॉन, और आप उसको जो है वो जो है दूसरी प्लेट यानी इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कनेक्ट रहते थे। द प्रोसेस कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। सो इनिशियली जो है वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो स्विचेस होते थे वो एक्चुअली क्या होता है, एक वैक्यूम बेस्ड, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब जिसमें सारी एयर निकाल ली जाए सो दैट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई रेजिस्टेंस ना रहे, बिकॉज एयर भी जो है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। एयर के मॉलिक्यूल्स जब कोई चीज मूव करना चाहती है फिजिकली तो एयर एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे, यानी एयर उसकी राह में रुकावट बनती है। यानी कोई भी सामने खड़ा हो गाड़ी जाना चाहे तो वो सामने वाली चीज उसके लिए रुकावट का बायस बनती है। सिमिलरली एयर भी जो है वो किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए, किसी मूविंग एलिमेंट और मे बी मूविंग व्हीकल के लिए जो है वो रेजिस्टेंस का बायस बनती है। और जितनी हाई उसकी स्पीड होती है मूविंग एलिमेंट की, उतनी ज्यादा जो है उसको रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ती है ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हम पहले से जानते हैं ये वाली बातें ना, कि आपने ये बात भी पढ़ी होगी मैट्रिक फिजिक्स के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर, कि व्हाई द फ्रंट ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल्स आर मेड ऑफ लॉन्ग, और उसकी वजह ये होती थी कि जो है एयर रेजिस्टेंस को जो है मिनिमाइज करने के लिए सारी बात होती है। सो इनिशियली स्विच कैसा था कि दरमियान में हीटर होता था, थर्मियोनिक इमिशन की मदद से जो है काम करता था। यानी ये कंडक्ट कैसे कराता था, हम हीटिंग कॉइल को हीट करते थे और यानी बहुत ज्यादा, एक तो हीटिंग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ती थी। यानी ये इट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या है, वो सिग्नल, अब वो सिग्नल इस हीटिंग कॉइल पे जाना है और वो सिग्नल इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि जो है वो हीट जनरेट कर सके। और फिर वो क्या करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पास होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन पास होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है एक जगह से, यानी कैथोड से एनोड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। बट these are very much heavy weight,
these switches are very much heavyweight और इसके अलावा बहुत ज़्यादा heat generate करते थे और जिसके लिए इस computers को cool करने के लिए भी जो हमें बहुत सारी energy खर्च करनी पड़ती थी और प्लस बहुत ज़्यादा energy consuming ये itself भी होते थे। So well, इसकी बहुत ज़्यादा deep physics के अंदर नहीं जा रहे, initially यहाँ से switch हुआ। So today after advancement in electronic industry, vacuum tubes have been replaced by semiconductor devices. Semiconductor are elements of group 4. अच्छा मैं गलती से last time we जब semiconductor में पढ़े थे group 7 कह गया था। These are the elements of group 4. Mostly use element is silicon. Semiconductor devices are formed on slice of silicon और ये हम देख लेंगे कैसे जो है वो semiconductor devices बनती हैं after midterm exams. So अब जो हमारे पास जितने भी computers हैं वो जो है वो इन्हीं के ऊपर जो हमारे पास बेस कर रहे होते हैं। There are several advantages of semiconductor devices over vacuum tubes और जो कि यहाँ पे कुछ इंग्लिश भी है। They take less space, helping in development of ICs. Faster switching is achieved, can be operated with lower voltages by lower batteries, जो कि हमारे vacuum tube switches में मुमकिन नहीं था, बहुत high energy consume करते थे। Longer life, therefore higher reliability, less costlier to produce a bulk quantity. Unlike vacuum tubes, these are less likely to be affected by a mechanical shock. Vacuum tube खास तौर पे जो है वो इनके ऊपर क्योंकि glass tube होती थी और वो किसी mechanical shock गिर जाए नीचे या कोई और shock की वजह से जो है वो damage हो जाते थे, जबकि इसमें ये चांस कम होते हैं। आगे जाके ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच पढ़ना शुरू करेंगे तो और आप फिजिकली मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगा, फिजिकली तो आप इस दफा शायद ना देख सकें। So they are very small devices in very hard case, so they are less likely to be affected by a mechanical shock. So initially हमारे पास स्विच जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स थे और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी एडवांस करते करते अब जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो स्विचेस होते हैं वो सेमीकंडक्टर स्विचेस होते हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर होते हैं। ओके, ऑल्दो इटसेल्फ अकेले अकेले स्विचेस भी नहीं लगे हुए होते, हम उनको जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज के अंदर बहुत माइक्रो और इवन नैनो लेवल्स के ऊपर जो है वो माइक्रो लेवल का मतलब है माइक्रोमीटर्स 10⁻⁻⁶ ऑफ द मीटर्स के अंदर जो हम उसको डिजाइन कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर स्लाइस के ऊपर। ये डिजाइनिंग भी और थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन भी सेमीकंडक्टर वाली जितनी बातें वो मिडटर्म के बाद स्टार्ट करेंगे। Alright, now let's talk about the branches of electronics. हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ ली अभी तक मैं आपकी बात कर लेता हूँ। हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या सर्वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कर लिया था। फिर आज हमने 3 डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। देन इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है और स्विच के एडवांसमेंट्स और एडवांसमेंट क्या होता है जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर स्विच विच इज अ ट्रांजिस्टर, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप बताइए। Okay. Now let's talk about branches of electronics. आप लोगों के ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं? There are actually 2 major branches. वो कौन सी हैं? कोई कुछ आइडिया है आपको? Sir, digital and analog, maybe. I confirm. Very good. Yes sir, यही लिखा हुआ था पीछे। लिखा हुआ आ गया था? Yes sir, अभी लिखा हुआ आया था डिजिटल और एनालॉग। Yes sir, लिखा हुआ आ गया था। चले मैं तो वहां तक शायद एक स्लाइड आगे चला गया था मैं। Okay, so these are the 2 branches of the electronic, digital and analog. Digital electronic devices जो हैं या digital electronics के अंदर हम digital devices और digital signals से deal करते हैं, while analog devices, analog electronics के अंदर analog devices और analog signal से deal करते हैं। So let's talk about digital devices क्या होती हैं और digital signal क्या होता है। Similarly, analog devices और analog signals होते क्या हैं। So digital electronic devices works on using only 2 states or 2 stages, that is high or low, often considered as on and off. This type of 2-state recognizing system deals with binary number system. यानी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिग्नल्स के 2 वैल्यूज होंगी, या तो सिग्नल की वैल्यू ऑन होगी या तो सिग्नल ऑन होगा या ऑफ होगा। यूजुअली जो है आप लैब्स में भी देखेंगे ये सिग्नल्स की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट होती हैं फॉर आवर टिपिकल आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो जो आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन की लैब में देखेंगे, नेक्स्ट कोर्स के अंदर, इस लैब में तो नहीं।
सो दो सिर्फ लेवल्स के ऊपर सिग्नल होते हैं, सिग्नल की वैल्यू इन दो लेवल्स के अलावा कोई और लेवल नहीं हो सकती, नहीं होती है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं, और ऐसी डिवाइसेस जो इन सिग्नल्स के ऊपर काम करती हैं, इन सिग्नल की प्रोसेसिंग करती हैं, उन सबको जो है हम डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके अंदर हम डिजिटल डिवाइसेस और डिजिटल सिग्नल से काम कर रहे होंगे। जी तला अंजुम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तलहा मौजूद है? ऑलराइट, सो फवाद आलम मौजूद है? फवाद आलम मौजूद नहीं है? यू पीपल, मैं कुछ लोगों के नाम कॉल कर रहा हूँ जिन लोगों ने अपने नाम के साथ अपनी आईडीज नहीं लिखी। कामिशा सलीम, सो फवाद आलम, आप लोग अगर मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे तो आई विल डिलीट यू फ्रॉम दिस मीटिंग। जी फवाद मौजूद नहीं है, इसका मतलब है we all are actually responsible to make sure कि हमारी जो है वो क्लासेस जो है वो सही पेस में और जो है वो विदाउट एनी इंटरप्शन जो है वो चल सकें, और उसके लिए हम सब इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसे इंट्रूडर्स आए, कोई एक्चुअली पीपल आए। आई वाज होपिंग कि जो है अब आपका लिंक शेयर नहीं होता, अगर लिंक शेयर होता तो वी कैन हैव सम प्रॉब्लम्स। सो खैर हम इसको जो है वो फेस करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप वो दोनों ही पीपल अब जो है वो नहीं है। सर ये मैंने एक दफा एक डिवाइस के ऊपर वो देखी थी, डिजिटल पेन्स भी थी और एनालॉग पेन्स भी थी, उसका क्या चक्कर होता है? ऐसी डिवाइस हमारे पास मौजूद होती हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी वो सिग्नल्स को डिजिटली भी आपको प्रोवाइड कर रहे हो तो एनालॉग भी, तो आप जो है वो डिवाइस यानी उस डिवाइस के जरिए से, यानी अगर आउटपुट आपके पास डिजिटल एनालॉग है तो आप डिजिटल आउटपुट भी ले सकते हो और एनालॉग आउटपुट भी ले सकते हैं। आपका कोई ऐसी डिवाइस आप आउटपुट पे लगाना चाहते हो जो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करती है, इट्स ओके। अगर एनालॉग के ऊपर तो इट्स ओके। सो वी कैन हैव दीस थिंग्स कि हमारे पास ऐसी डिवाइसेस मौजूद हो जो बेसिकली हम इस कोर्स में तो नहीं, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क का DCN का आपके पास आगे एक कोर्स होगा, और जिसमें आप देखेंगे कि I have enabled the waiting room so that अगर नया स्टूडेंट आना चाहेगा तो उसको भी आपका परमिशन लेनी होगी। So आप उसमें देखेंगे कि we have a device known as digital to analog converter and another device analog to digital converter। तो जहां हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है कि वो डिवाइस तो ट्रूली डिजिटल डिवाइस है लेकिन मुझे उसके सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और ऐसी हमें जरूरत पड़ती है हमारे DCN के कोर्स में और इवन डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कोर्स के शुरू में भी हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं माइक से स्पीकर के ऊपर अपनी बात को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, या माइक से जो है मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं माइक से जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं दे आर एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स बाय द वे होते क्या हैं, चलिए हम साथ साथ इसको तस्करा भी कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं? Unlike digital signals, analog signals deals with value of voltages। अब इसके अंदर जो है मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे कम है, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा कम हुई, और नेगेटिव साइड पे डायरेक्शन भी इवन चेंज हो सकती है। तो एनालॉग सिग्नल्स जो है वो एक तो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं और दे कैन हैव एनी वैल्यू, और वी में से they can have some range of values। सिर्फ दो वैल्यूज नहीं होंगी डिजिटल सिग्नल की तरह, इनके सिग्नल्स की वैल्यूज या वोल्टेजेस की वैल्यूज जो है वो एक से दो से जायद होंगी, और यूजुअली जो है दो से काफी जायद होती है। जबकि जो है हमारे पास जो है वो डिजिटल सिग्नल्स की जो वैल्यूज है वो सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है। डायरेक्ट जैसे हमें यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये दो वैल्यूज जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इस सिग्नल के लिए, राइट। तो ऐसा एन मुमकिन है हम जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग कर आगे वो डिजिटल डिवाइस भी। अच्छा मैं बात कर रहा था माइक टू स्पीकर की, या माइक से मैंने माइक से कुछ बोल रहा हूँ, ये सिग्नल्स जो है वो एनालॉग सिग्नल्स हैं, और
अब मैं इसको अपने कंप्यूटर में सेव कराना चाहता हूँ। कंप्यूटर जो है मेरा सारा का सारा डिजिटल सिस्टम है और ये मेमोरी भी इसकी डिजिटल मेमोरी है, तो मुझे फिर अब एक कन्वर्टर की जरूरत होगी जो कि मेरे पास क्या कहलाएगा, डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम इन शॉर्ट एडीसी कहते हैं। सो एडीसी कन्वर्ट करेगा मेरे एनालॉग सिग्नल्स को, यानी ये मेरे पास माइक लगा हुआ है और माइक से बीच में मेरे पास एक डिवाइस है विच इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये बातें आप तफसील से डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और थोड़ा सा इसका डीएलडी में भी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो नेक्स्ट कोर्स होगा आपका इंशाल्लाह, उसमें भी पढ़ लेंगे। ये काम क्या करेगा, अब ये जो एनालॉग सिग्नल था, यहाँ तक ये एनालॉग सिग्नल था, इसको जो है अब ये डिजिटल सिग्नल यानी सिर्फ 2 वैल्यूज के सिग्नल में कन्वर्ट कर चुका होगा और अब जो है मैं इसको अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो है वो सेव भी करा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा स्पीकर पे सुनना चाहता हूँ। स्पीकर पे जब ये जाएगा तो स्पीकर पे फिर से ही एनालॉग सिग्नल ही बन के जो है वो मुझे सुनना होगा, तो फिर बीच में क्या लगा होगा मेरे पास, डिजिटल टू एनालॉग, क्योंकि अभी मेमोरी में डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में मौजूद है, वी हैव डिजिटल टू एनालॉग, राइट। तो ये सवाल के आंसर के अंदर जो है वो बीच में बात आ गई। वेल, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक और आउटलाइन। सो अगर कोई डिवाइसेस ऐसी होती हैं तो उनमें बीच में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है हमारे पास प्लेस हुआ होता है। ओके, हमाद हुसैन, नेटवर्क प्रॉब्लम था। सर मतलब जो डिजिटल होता है वो सिर्फ 1-0 होता है। 1-0 का मतलब ये होता है 2 वैल्यूज होती हैं। 1 से हम 5 वोल्ट या 10 वोल्ट कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो 2 वैल्यूज होती हैं। एब्सेंस ऑफ वोल्टेज इज 0, प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज इज 1, हाई लो जिसे आप कह रहे हैं, राइट। होपफुली आपके आंसर, क्यूरी का आंसर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर ना हुआ करे तो आप लोग कंटिन्यू कर लिया करें अपने सवाल को। और डिजिटल लॉजिक डिवाइसेस हमारे डिजिटल गेट्स की बुनियाद पे काम करती है, जो आपने कुछ अपने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के अंदर भी, फिर आईआईसीटी के कोर्स के ऊपर भी देखा, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट, एक्सनॉर गेट। सो एंड, नॉट और ये 3 बेसिक गेट्स हैं, बाकी सब इनसे जो है वो ड्राइव गेट्स होते हैं, इनके ट्रुथ टेबल से भी कुछ ना कुछ वाकफियत होगी। बहरहाल हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, ये आपका जो नेक्स्ट कोर्स है डिजिटल लॉजिक डिजाइन में, उसमें आप इन गेट्स से भी वाकफियत तफसीली हासिल करेंगे और इन गेट्स की मदद से मुख्तलिफ कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स भी बनाएंगे, तो वो वहाँ ही से। तो डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो हमारे पास डिजिटल गेट्स इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ यहाँ पे बात बताने के लिए है कि डिजिटल सर्किट्स के अंदर जितने भी डिजिटल सर्किट्स होंगे जो 1 और 0 के ऊपर काम कर रहे होंगे, उन सब के अंदर डिजिटल गेट्स इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। We don't need to make the logic expression. जबकि हमारे पास एनालॉग सर्किट्स जो होते हैं उसके अंदर जो है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और एनालॉग सिग्नल के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए हम ये सिंबल्स जगह जगह देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी भी बात की थी पहले, ओपन स्विच को हम इस तरह से, ओपन स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन स्विच क्या ऑफ स्विच, आपको मुझे भी बताएं। ऑफ स्विच सर। ओपन स्विच का मतलब यस ऑफ स्विच होता है, ऑफ स्विच, और क्लोज स्विच का मतलब जो है वो ऑन स्विच होता है, right? So this is a symbol of lamp. Sometimes we write B, capital B for bulb here. This is one cell और this is battery. बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है, बैटरी के अंदर मल्टीपल सेल्स मौजूद होते हैं मेरे पास। ये इसका कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल है, और जो लार्जर लेंथ की हमारे पास लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंबल्स हैं, आपने यकीन कहीं देखे, दिस इज वोल्ट मीटर, एम मीटर, रेजिस्टर का सिंबल है। इवन हम रेजिस्टर के सिंबल हम बैरल बारहा जो है इस तरह से ड्रॉ कर रहे होंगे, जो कि आपने पहले भी कहीं देखे होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा जी ये एक जो है वो 50 ओम्स का रेजिस्टर है, तो हम मोस्टली ये सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। द सिंबल फॉर फ्यूज, एम मीटर। फ्यूज क्या होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेंगे? सर फ्यूज ऐसा होता है कि लाइक हम घर वगैरह का यूज करते हैं कि अगर कोई लाइक सर्किट मतलब इस तरह कोई करंट तेज हो गया तो ये फ्यूज के अंदर एक पतली सी वायर गुजर रही होती है, तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये वायर बीच में से ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हो जाती है, कैसे ब्रेक हो जाती है, इसको कैसे पता चलता है शॉर्ट सर्किट हुआ है? सर क्योंकि ये वायर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं कैपेबिलिटी होती है कि इतना करंट पास कर सकता है, या उससे ज्यादा होता है तो फिर वो फिर वायर ब्रेक कर जाती है, हीट अप होती है, मेल्ट हो जाती है, हीट अप हो जाती है। और वजह यही है कि जब भी किसी वायर से करंट पास होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है। अब अगर वो उसकी हीट कैपेबिलिटी से या हीट विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी से ज्यादा हीट